बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। होना तो चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल कराची और हैदराबाद में जो सूरत हाल है उससे आई होप कि एवरीवन इज़ सेफ़। लेकिन जो सूरत हाल है और गुज़िश्ता रोज़ से जारी जो मूसलाधार बारिश है उसने शहर का निज़ाम मफलूज कर दिया है। जो M9 मोटरवे है उस पर सैलाबी पानी आने से जो कराची है और हैदराबाद के दरमियान जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो भी खासी मुतासिर हुई है। और इसके साथ साथ पानी निकालने के लिए मोटरवे के दरमियान जो मौजूद बैरियर्स हैं उनको हटाने का अमल शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर कराची ने जी शहर की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तालीमी इदारों में हंगामी तातील का ऐलान कर दिया है। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, शाह लतीफ़ और लांढी में शदीद बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करेंगे। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये रात के हैं, जबकि नशेबी इलाकों में कई फिट पानी जमा हो चुका है। साल भर खुश्क रहने वाली जो मलीर नदी है उसमें भी 12 फीट तक सैलाबी रेला देखने में आया है, जबकि लियारी नदी में शदीद तगयानी के बायस 3 हट्टी और गुलशन इकबाल के करीब जो डूबने और फंसने के वाकयात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। शहरी इलाकों में जी रेस्क्यू टीम्स हो, पाक फौज हो, सिंध रेंजर्स हो, सिविल इदारे हो, सब इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब अगर हैदराबाद में वक्फे से मामूलाते होने वाली जो बारिश है उसने मामूलाती ज़िंदगी को खासा मुतासर किया है। कई घरों के हवाले से अगर बात की जाए और दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है। इस सारी सूरत हाल में जो आप मनाजिर देख रहे हैं सुबह के मनाजिर हैं, उससे पहले हमने आपको रात की बारिश के दौरान के मनाजिर भी दिखाए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फ़िरोज़ी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त वो कहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका। और आप तो पानी के अंदर खड़े हैं, कौन सा इलाका है मुजम्मिल, हमें बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग अरमला। आप देखें सिचुएशन ये है कि कराची की हम कराची वाले जो है वो जब लाहौर में बारिश हो रही थी तो हम बहुत ललचाई नज़रों से देख रहे थे लाहौर को कि कराची में लाहौर में 10वां स्पेल है और कराची में एक स्पेल आकर गुजरा था, दूसरा स्पेल आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब 2 दिन से जो बारिश हुई है तो उस बारिश ने इंतज़ामिया की कली खोल दी है। इंतज़ामिया के बड़े दावे थे, बड़े बुलंदो बांग दावे थे, अरबों रुपये खर्च किया गया नालों की सफाई पर और कहा गया कि इंतज़ामिया मुतहर्रिक है, हमारी पूरी तैयारी है। और इन्होंने इंतज़ामिया के लिए इन्होंने स्टेशन बनाए जगह जगह पर और इन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम बनाया जहाँ पे इन्होंने अपने हुकूमत सिंध ने अपने तर्जुमानों को मुकर्रर किया कि वो पाकिस्तान कराची में होने वाली बारिशों पर नज़र रखेंगे, सैलाबी सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। लेकिन जब बारिश हुई तो उसे तमाम कली और दावे जो है वो डुबो दिए, उनके पानी के साथ बह के चले गए। वो इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है ना वो वही सूरत हाल है जो उससे कम नहीं है जो रावी के बाद जो वहाँ पर लाहौर की सूरत हाल हुई थी। इस वक्त M9 मोटरवे पर सूरत हाल ये जो वहाँ पर नश्तर कॉलोनी है, ईसा नगरी है, जितने इलाके हैं वहाँ पर वो ज़ेर आब आ गए हैं। उसकी वजह यही थी कि जो पानी वहाँ के जो बड़ा M9 मोटरवे पे जो पानी आया है ठड्डू नालों से और जो वहाँ के वो पानी बाहर आने की वजह से तुगयानी आई है जिसकी सैलाबी रेला की सूरत इख्तियार कर किया। गुज़िश्ता रात वहाँ पे आर्मी रेंजर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। अगर मैं ओवरऑल आपको कराची का बताऊँ तो आपने जैसे बताया कि मली नदी जो हमेशा सूखी रहती है उस पर 10 से 12 फुट पानी गुजर रहा है और यही सूरत हाल लियारी नदी की भी है। मली नदी से जो कॉजवे गुजर रहा है, हम कॉजवे से थोड़ा सा दूर मौजूद हैं बलोच कॉलोनी के मकाम पर। ये बलोच कॉलोनी का रोड है, मेरे से थोड़ा सा आगे जो है वो कॉजवे है, वहाँ रास्ता बंद किया हुआ है, मीडिया को भी जाने नहीं दे रहे क्योंकि पानी बहुत प्रेशर से है। तो वो कंक्रीट के ब्लॉक लगा के जो है बंद किया हुआ है रास्ता उन्होंने ताकि कोई गुजर ही ना सके। तो हम उससे पहले यहाँ रुक गए। मेरी सूरत हाल देखें, ये जो सूरत हाल में पानी में उतरा हूँ उसकी वजह ये है कि बता सकूँ कि कराची वाले इसी तरह पानी से गुजर रहे हैं। अब अगर मेरे कैमरा में दिखाएं आपको, मेरे अकब में पेट्रोल पंप है, ये पूरा ये बलोच कॉलोनी का महंगा तरीन इलाका है, महंगा तरीन इलाकों में शुमार होता है। करीबी यहाँ पे एयरफोर्स का स्कूल है, बैक साइड पे यहाँ से रास्ता शारा फसल जाता है और उल्टे हाथ पे रास्ता जो है वो कुरंगी की तरफ जाता है। ये पूरा इलाका जो है वो तकरीबन मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आगे देखें खातून चलती हुई आ रही है, तकरीबन 2 से 2.5 फुट पानी है। वो आगे अगर मैं जाऊँगा तो उसे आगे मैं गया नहीं हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर भी 1-1.5 फुट पानी है। ये सूरत हाल है। अगर मैं बताऊँ आपको नाज़ाबाद, कुरंगी टाउन, नॉर्थ कराची की सिचुएशन जो है इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे पास टाइम नहीं था, वरना मैं अगर आपको सरजानी टाउन न्यू कराची से दिखाता तो वहाँ की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा अबतर है। इस वक्त मेयर कराची दावा करते नज़र आ रहे हैं कि उनकी इंतज़ामिया मुतहर्रिक है, जगह जगह पर उन्होंने रिलीफ कैम्प कायम किए हैं। लेकिन रिलीफ कैम्प गुशारा फैसल इस बार उन्होंने कारनामा दिखाया है मेयर कराची ने कि शारा फैसल जो है वो ताहाल
क्लियर है। कल पूरी मशीनरी जो है ऐसा लग रहा था कि पूरी कराची की मशीनरी जो है वो शारा फैसल पे लगा दी गई है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट जो है वो शारा फैसल को करता था कि मेन शारा है वो डूब गई है। तो इस दफ़ा जो है मैं शारा फैसल क्लियर है, क्योंकि वहाँ रात भर मशीनरी लगी रही, रात भर अमला रहा, और रात भर जो बारिश हो रही है इस वक्त भी मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ तो हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा आज भी। अब इसी तरह की सूरत हाल है। जो छोटे नाले हैं वो बफर गए हैं, क्योंकि छोटे नालों की सफाई नहीं हो सकी थी। 500 के करीब छोटे और बड़े नाले कराची में हैं। जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई तो हुई है इस दफ़ा, लेकिन छोटे नालों की सफाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुतादिद इलाके मुज़म्मिल आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपने अभी बात की है, हमने कल भी सिंध हुकूमत की तर्जुमान से बात की थी। आज हमें सादिया जावेद साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत है। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा। कल तो हम जब बात भी कर रहे थे बारिश को के स्पेल के हवाले से, और कहा जा रहा था कि जी तैयारी हमारी है, इस वक्त भी बारिश हो रही है एंड आई बिलीव कि आप लोगों के इंतजामात भी होंगे। हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें। देखिए, जो मलीर नदी और लियारी नदी में इस वक्त तुग़यानी की सूरत हाल है, जो 12 फीट के करीब पानी। मैं कराची में पैदा हुई हूँ, कराची में पली बढ़ी हूँ, मैंने इतना पानी कभी मलीर नदी और लियारी नदी में नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ये पानी कीर्थर रेंज में ऊपर जो बारिश होती है, 2 नदियों के जरिए मोल और सरी नदियां हैं जो मलीर नदी में आके कनेक्ट होती हैं और उसमें पानी गुजरता है। रात को बिल्कुल M9 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद किया गया था, और उसमें जो बीच में बैरियर्स हैं उनको तोड़ा गया था ताकि पानी क्रॉस किया जा सके, और वो किया गया। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक के लिए M9 बहाल कर दिया गया है। मलीर नदी में बिल्कुल ऊंचे दर्जे का पानी इस वक्त गुजर रहा है। 300 लोगों को गवर्नमेंट ने रेस्क्यू किया है। PDMA रेस्क्यू 1122, मेयर कराची, रेंजर्स, फौज के जवान, सब रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त शहर में है। कराची में देखें, जो कल से बारिश हो रही थी, सिचुएशन पूरे शहर में अंडर कंट्रोल थी, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ कराची जहां ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रॉब्लम आई है, लेकिन उसको भी देखा जा रहा है। बाकी ओवरऑल अगर शहर को व्यू किया जाए तो कल सारा दिन बारिश हुई है, आज सारी रात बारिश हुई है। तो बिल्कुल शहर में, लेकिन कहीं से कोई बड़ी रिपोर्टिंग बहुत बड़ा पानी कहीं खड़ा है वो नहीं है। स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं क्योंकि बरसात जारी है। जो पिछली लोग कंपैरिजन करते हैं कि जी पिछला कोई 1.5 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश थी, जिसके लिए पाकिस्तान के किसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किसी भी शहर में होगी तो वो, लेकिन अभी इस वक्त शहर के बाकी शहर के हालात अंडर कंट्रोल हैं। मेयर कराची, उनकी टीम, सिंध की पुलिस, ट्रैफिक, कराची की तमाम इमरजेंसी इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, PDMA का अमला जो है वो जगहों पर मौजूद है, ऑन स्पॉट मौजूद है। डी वाटरिंग जहां से करनी है वो की जा रही है, लेकिन क्योंकि बारिश का सिलसिला जारी है तो लोगों से यही आपके चैनल के उससे वो है कि लोग घरों से गैर जरूरी ना निकलें। ठीक हो गया। अच्छा सादिया साहिबा, आपने भी कहा कि आप लोगों ने इंतजामात किए हुए हैं, और बारिशें अभी चूँकि ये स्पेल ऐसा है, लास्ट टाइम हम इसलिए कंपैरिजन करें क्योंकि लास्ट टाइम सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हो गई थी, क्योंकि बारिश भी बड़ी ज़्यादा थी और उसके साथ साथ रोड्स के ऊपर मेन शाहराहों पे भी बड़ी सूरत हाल थी। अभी मुझे बताइएगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पिछली दफा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए इस दफा ट्रैफिक पुलिस, KMC के वार्डन्स को ये स्पेशल ड्यूटी है कि गाड़ियां अगर रोड बंद हो रहा है, जैसे अभी आपके उन्होंने रिपोर्टर ने बताया कि कोरंगी क्रॉसवे, तो वो लोगों को बताया गया है कि वो बंद है, मुतबादिल रास्ते। ठीक है, मुतबादिल रास्ते दिए गए। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा अब ये भी बताइएगा सादिया साहिबा कि ये जो सूरत हाल है, अब हम इसके लिए तैयार नहीं थे। वी ऑल न्यू कि ये जो इतने एक्सट्रीम वेदर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसके लिए चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है या कोई भी सूबा है, वो तैयारी में नहीं था। हम इस पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहे इस वक्त, लेकिन अब हमें तैयारी करनी है।
क्योंकि हर साल इसी तरह के स्पेल आएंगे, इसी तरह के मानसून की सूरत हाल होगी। सिंध हुकूमत ने क्या सोचा है, क्योंकि ये जो मामला है ये अभी यहाँ रुकेगा नहीं, इसके आगे हमने इसके मजीद इम्पैक्ट्स देखने हैं। और अब चूंकि सैलाबी रेला सिंध की जानिब भी आया है और वहाँ पे भी जो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही है। देखिए, जो सैलाबी रेला है इस वक्त गुड्डू बैराज पे 5 लाख क्यूसेक का पानी गुजर रहा है। जो वहाँ कच्चे का इलाका है, जाहिर सी बात है वो डूबेगा, वो मुतासिर होगा। वहाँ कोई 1.5-2 लाख लोगों को वहां से ऑलरेडी एवैक्यूएट कर चुके हैं, माल मवेशी निकाल चुके हैं। लेकिन जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही है कि कराची शहर के मास्टर प्लान को रिविजिट करना पड़ेगा। ये जो इस वक्त मलीर नदी और लियारी नदी में सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और दुनिया में हम क्या, दुनिया का कोई भी मुल्क इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब हमें मुस्तकबिल में इसके लिए तैयारी करनी होगी। एब्सोल्युटली तैयारी करनी होगी। सादिया साहिब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो मुजम्मिल हैं उनके साथ कुछ पब्लिक के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मुजम्मिल, क्या सूरत हाल है, आवाम क्या कह रही है इस वक्त? अर्मला, देखिए सिचुएशन ये है कि जो लोग कामों पे जा रहे थे वो रुक गए हैं, क्योंकि बारिशों का बहुतादित रास्ते जो है वो क्लियर नहीं है। एक और शहरी, इनकी बाइक बंद हो गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आइएगा, आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर ये लालू खेल से आ रहे हैं, हमने यहाँ ना कुरंगी 2.5 नंबर पे काम पे, तो ये रास्ते ही बंद है, सैलाब आया हुआ है, ये पानी इतना बह रहा है, गलियाँ ये देखो पानी कितना, हमारी गाड़ी बंद हो रही है, हमारी गाड़ी बंद हो गई, बहुत यहाँ कोई देख रहा ही नहीं है कोई। अच्छा, अभी आप लियाकताबाद से सफर करते हुए आ रहे हैं, तो इंतजामिया नजर आई है कहीं पे पानी निकाल रहे हो, मशीनरी? कहीं भी नजर नहीं है हमारे को, तो इंतजामिया कहीं भी नजर नहीं है, क्या करें गरीब। अभी ये जो सिचुएशन है लियाकताबाद से यहाँ तक आपने क्या देखा है? ये पानी देख रहे हैं, आते हुए भी पानी है, मलीर में भी पानी है, यहाँ भी पानी है, कहाँ बंदा जाए, अभी काम पे कैसे जाए? बारिशें ज्यादा हुई है तो पानी आया है ना। देखो बेटा, बारिशें होती है तो पानी तो आता है, मगर आवाम भी को भी तो काम बंदा है, थोड़ा सब्र रखे, घरों से ना निकले। आज गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है। गवर्नमेंट ने छुट्टी दी, गरीब बंदा कहाँ दिखाएगा, ये बताओ आप, गरीब बंदा कहाँ दिखाएगा? गवर्नमेंट ने तो छुट्टी दे दी, अब गरीब बंदे के पास 1 रुपया नहीं होगा, कहाँ जाएगा? बाहर ही निकलेगा, काम पे जाएंगे, क्या करेंगे आप बता दो। अच्छा, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हम तो यार वहाँ से आ रहे अपना आगरा ताज से, आगरा ताज कॉलोनी से आए। क्या सिचुएशन है, क्या देखा है आपने? बस ये है कि रोड में कोई कुछ नहीं है, हर जगह पानी गड़ा हुआ है और जो है ना कोई इंतजामिया है ही नहीं। अच्छा, इंतजामिया नजर आई है आपको कहीं पे पानी निकालते हुए? मशीनरी कहीं कहीं नहीं नजर नहीं आई है, बस कड़ी हुई है, अपने तमाशे देख। गाड़ी बंद हो गई अभी आपकी? हाँ, गाड़ी बंद हो गई है, तो क्या करे, काम पे जाने हैं। कोजवे भी बंद किया हुआ है इन लोगों ने। कोजवे तो देखिए बहुत हैवी पानी है, वहाँ से गुजरेंगे जानों का खदशा है, थोड़ा लंबा सफर करके चले जाए। मगर ओवरऑल बताएं, कराची वालों ने मजा किया है बारिशों को या जहमत बनी है बारिश? जहमत, अभी देखो बारिश भी लग गई है, जहमत भी बनी है और जो है ना अब मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये ऑफिसों में हमारे साथ सादिया जावेद जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है, वो ऑनलाइन है, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? उनसे ये दरख्वास्त है कि जैसे कि छुट्टी दी जाती है तो छुट्टी दे दीजिए। अब ऑफिस वाले और वो जो है ना छुट्टी नहीं देते, सही है ना, काम पे बुलाते, जाहिर सी बात है, हम तो मजदूर है ना, जाना तो पड़ता है इस वजह से ना, तो अब काम के लिए तो जाना पड़ेगा। मुर्तज़ा वहाब से कुछ कहना चाहेंगे पानी के लिए? वो कह रहे हैं पूरे कराची क्लियर है। क्लियर कहाँ है मुर्तज़ा वहाब साहब, आप हमारी दुखों को देखे, सब कुछ समझने की कोशिश करें सर, आप सब कुछ देख सकते हैं हमारे को। और ये देखें हम पानी में ही खड़े हुए, कहाँ आप? अच्छा, ऐसे कोई जगह है जब पानी ना हो? हाँ, ऐसे तो जगह अब देखनी पड़ेगी, हम तो यहीं से आ रहे काम वाली जगह से, तो पानी तो नज़र आ रहा है हम लोगों को। अच्छा देखिए अरमला, आपने मज़े की बात सुनी कि बच्चे और नौजवान ये शिकायत कर रहे हैं कि इस वक्त जो है कोई जगह ऐसी नहीं है जब पानी ना हो। उन्होंने तर्जुमान सिंध हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वो उन्होंने जो ऐलान किया है तो स्कूल और कॉलेज की छुट्टी का ऐलान किया है। ऑफिस वालों को तो ऑफिस पहुँचना है, दिहाड़ीदार को तो दिहाड़ी पर पहुँचना है, अगर वो आज जाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? अभी भी देखें अरमला, ज़बरदस्त मौसम है, बारिश अभी भी हल्की हल्की यहाँ पर हो रही है। बारिश अब महकमा मौसमियात ने आज यही बताया कि बारिश और तेज़ होगी दोपहर के औकात में। अगर बारिश मज़ीद होती है, जो जिस पानी में मैं खड़ा हूँ ये 1 फुट 1.5 फुट पानी है, अगर जिस तरह बारिश हो रही है तो फिर ये पानी और बढ़ेगा, तो फिर अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और बारिश जो है वो रुक जाए। ख़राब है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, सुबह सुबह अपडेट किया। सादिया जावेद साहिबा को भी कहीं जाना था, वो डिस्कनेक्ट हो गया जी। लेकिन आई एम श्योर कि ये कराची वालों की मुश्किलात हैं, और अगर हुकूमत ये कह रही है कि हमने इंतजामात किए हैं लेकिन अवाम कुछ और कह रही है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये बारिशें आगे
अब कराची में है ये स्पेल, तो उसके लिए भी अब सोचने की ज़रूरत है कि ये पानी आज खड़ा है, अल्लाह ना करे कि बारिशें मज़ीद प्रोलॉन्ग हों तो ये सूरत हाल मज़ीद वर्स्ट हो। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आके मेरी टीम को आज पता नहीं क्या हो गया है, कुछ अजीब व गरीब हरकतें कर रही है। अच्छा जी, साथ साथ हम आपको बताएं, आज हम आपकी मुलाकात एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत से करवाने वाले हैं, जिन्हें कहा जाए कि उन्होंने वक्त के सफ़र को एक नई पहचान दी है तो गलत नहीं होगा। हम बात करें पाकिस्तान की पहली फीमेल वॉच मेकर यानी घड़ी साज असरा आरिफ की, जिन्होंने ना सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के आलमी मयार के इदारे से जो वॉच मेकिंग है उसकी आला तालीम हासिल की है, बल्कि जो कहा जाता था ना ये कि आदमियों का शोबा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शी इज़ द ओनली फीमेल आई गेस। और दुबई में इनका ब्रॉटअप हुआ है, इनके वालिद और भाई भी वॉच मेकर हैं, मगर असरा ने उनको देखकर इंटरेस्ट डेवलप किया, इसकी प्रॉपर उन्होंने ट्रेनिंग ली, एजुकेशन ली और फिर अब वो एक इस हुनर को उन्होंने एक नया रुख दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो मुझे असरा ये बताएं कि आपका नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? इसरा है आपका नाम? जी इसरा है, बिल्कुल। ओके, वेरी क्लोज। ओके, इसरा आरिफ हमारे साथ मौजूद है। इसरा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम फाइन। इसरा, ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैंने हमेशा वॉच मेकिंग या वॉच मेकर्स सुना है कि फ़लाने शख्स फ़लाने मुल्क के अंदर ये करता है। सो आई एम रियली ग्लैड कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर एक फ़ीमेल से बात कर रहे हैं जिन्होंने एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ इस चीज़ को किया। हमें ज़रा अपनी इस जर्नी के हवाले से बताएं कि आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, फिर आपने इसकी एजुकेशन ली और अब आप किस तरह से इसको परसू कर रही है। जी बिल्कुल, ये बस इंटरेस्ट इस तरह से डेवलप हुआ कि मेरे फादर ने 60s या 70s में वॉच मेकिंग पढ़ी अपने भाई के साथ। तब कराची में पाक स्विस होरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होता था, तो तब पाकिस्तान में इस पेशे के लिए एजुकेशन मौजूद थी। तो उन्होंने 3 साल उसके लिए लगाए और उसके बाद ही बिकेम अ फुल वॉच मेकर। तो आई ग्रू अप सराउंडेड विद द डायलॉग ऑफ वॉचेस ऑल माई लाइफ। लेकिन अपने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के बाद कोई एक और चीज़ करनी थी, तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो एजुकेशन में ही इज़ क्वाइट प्रोग्रेसिव, उन्होंने मुझे कहा कि आप या तो कोई स्किल हासिल करें या फिर आप आईटी की तरफ आएँ। तो आईटी की तरफ रुझान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने स्किल का वर्ड लिया तो मैंने कहा वैसे स्किल तो एक मेरे सामने रहा है पूरी ज़िंदगी, वो वॉच मेकिंग का था। तो बस आई डिसाइडेड कि कोशिश करते हैं। जिनको बोला कि मैं करना चाहती हूँ उन्होंने आगे से मुझे सपोर्ट किया और अल्लाह मियां ने रास्ते बनाते गए मेरे लिए। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। आपने कहा कि जब आपके वालिद साहब ने वो वॉच मेकिंग की थी तो उस वक्त एजुकेशन इंस्टीट्यूट कराची के अंदर था, लेकिन अब चूँकि आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि इस तरह की एजुकेशन पाकिस्तान में है और आपने जब एजुकेशन ली तो आपको कितना डिफरेंस लगा विद टाइम, बिकॉज जो एजुकेशन आपके घर के अंदर हासिल की गई थी और जो आपने पढ़ी, जो टेक्निक्स, जो स्किल आपने सीखा, हाउ डिफरेंट दैट वाज? बिल्कुल, ये पाकिस्तान में पहले तो था ये हुनर, अब इस तरह सपोर्टेड नहीं है। बट आई स्टिल बिलीव देयर आर सेवरल वॉच मेकर्स इन द मार्केट जिनको फॉर्मल ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं मिल रही, लेकिन उनको एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग ज़रूर मिल रही है, विच इज़ स्टिल गुड। लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अक्सर ये होता है कि आप यू ऑल्सो पिक अप द बैड हैबिट्स, और उसकी वजह से यू आर नॉट लर्निंग द प्रोफेशन इन द राइट वे। तो मेरी क्योंकि एजुकेशन इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैं जब इसमें जंप किया इस फील्ड में, पहले असल में वो टेस्ट के लिए बुलाते हैं जिस स्कूल में मैं गई थी, और अगर आप टेस्ट पास करते हैं तभी आप कोर्स के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मैं टेस्ट पास करूँगी, क्योंकि वो 2 दिन का टेस्ट होता है और उसमें वो ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी, आपका मिलना जुलना, बातचीत देखते हैं, बट ऑल्सो योर डेक्सटेरिटी, योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, योर मैकेनिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ें वो एग्ज़ामिन करते हैं। तो व्हेन आई पास दैट टेस्ट तब मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ ठीक है, अगर अब मैंने टेस्ट पास करे तो फिर मैं कर ही सकती हूँ। तो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन द एजुकेशन दैट आई हैड बिफोर, क्योंकि वो पेपर बेस्ड थी एंड दिस वाज वेरी हैंड्स ऑन, दिस इज़ हाथों से काम करना, तो इट वाज अ ह्यूज डिफरेंस, लेकिन आई थॉरली एंजॉयड इट। लवली लवली। अच्छा इसरा, मुझे ये बताएं कि ये वॉच मेकिंग
मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज अभी जो आपकी पिक्चर्स, जो फुटेजेस, जो इमेजेस हम देख रहे हैं, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये कितना टेक्निकलिटीज़ और कितनी बारीक बीनी, बहुत माइन्यूट सी डिटेल्स को भी मद्देनज़र रखना होता है, बिकॉज वॉच एक बहुत टेक्निकल चीज़ भी है, एट द सेम टाइम इट शुड बी वेरी कि आपको हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, काफ़ी मेरी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टेक्निकल काम था। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि जो पार्ट्स होते हैं जो घड़ी के अंदर लगते हैं, देर सो स्मॉल, एक तकरीबन नुक्ते के हिसाब से, और अगर आपसे एक पार्ट घूम गया है तो आप आगे उस घड़ी का कुछ नहीं कर सकते until you get a replacement। तो उस तरह बहुत बारीकी का काम है, बहुत सब्र का काम है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रिज़ल्ट उसी वक्त सामने नज़र आ जाता है जब आपने सही से काम किया हुआ हो, एंड दैट फॉर मी इज़ वेरी सैटिस्फाइंग। लवली। वैसे इसरा ज़ाहिर है कि जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें हमेशा कहा जाता है कि आदमी बड़े बेहतरीन होते हैं, उनको टेक्निकल समझ बूझ बहुत होती है। क्या ऐसा होता है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप खुद एक बहुत टेक्निकल काम कर रही हैं, तो एज अ विमेन या एज अ फीमेल कोई चैलेंज लगा आपको इस चीज़ में? बिल्कुल, टेक्निकल काम है और आदमी अच्छे होते हैं इसमें, लेकिन औरतें भी इक्वली अच्छी होती हैं, इफ़ नॉट बेटर, क्योंकि हमारे पास दैट आई फॉर डिटेल है और दैट अटेंशन टू डिटेल है, और मल्टीटास्क करने की सलाहियत हमें इनबिल्ट है। तो उसकी वजह से आई थिंक मुझे इतने चैलेंजेस नहीं आए, बिकॉज आई एंडेड अप डूइंग रियली वेल इन माई क्लास, ऑल्दो मैं एक अकेली खातून थी अपनी क्लास में, बट आई स्टिल एंडेड अप कमिंग थर्ड। और मुझसे जो साथ वाले थे उन सबको इससे पहले वॉच मेकिंग में एक्सपीरियंस था और मुझे बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरा तो पक्का यकीन है कि औरतें तो अगर बारीकी के काम में जाएं तो उसमें तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट निकलेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वैसे तो हम ख़वातीन के हवाले से ऐसे कह देते हैं, लेकिन आई बिलीव कि जो हम घरों में काम कर रही हैं या ऑफिसेज में कर रही हैं, हर कोई अपने एंड पे बड़ा टेक्निकल होता है, और हम तो बड़ी परफेक्शनिस्ट भी होती हैं समाओ। हमें ऑर्गेनाइज्ड होने की, करने की चीज़ों को इतनी ज़्यादा आदत होती है। सो इसरा मुझे ये बताएं, आपको अपनी बनाई हुई पहली घड़ी याद है? आपने कैसे बनाई और उसकी जो एक्साइटमेंट या उससे जो एफिलिएशन होगी आपकी, उस हवाले से एक्सप्लेन करें हमें। बस पहली घड़ी बिल्कुल याद है क्योंकि उसी पर एग्ज़ाम था, और आई वॉज़ वेरी कॉशियस एंड वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग इट, क्योंकि मुझे था इसमें तो ना सिर्फ काबिलियत सामने आएगी लेकिन नताइज भी सामने आएंगे, और मेरे वालिद को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि क्या नताइज आते हैं, क्योंकि उनके लिए भी दिस वुड हैव बीन द फर्स्ट प्रूफ कि हाँ ठीक है ये कर सकती है। तो पहली घड़ी बिल्कुल याद है इस तरह बनाने के लिए, और उसमें एग्ज़ाम भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड एज़ वेल। ज़बरदस्त। तो इसरा वैसे मैंने देखा है कि दुनिया भर में वैसे भी लोगों को घड़ियाँ ख़रीदने का, और अब तो माशाल्लाह इतनी एक्सपेंसिव और सारी चीज़ें चल रही होती है, लोगों को बड़ा शौक़ होता है कलेक्ट करने का, अपने पास कलेक्शन रखने का। सो आपको बनाने के साथ साथ आपको भी ऐसा शौक़ है कि आप घड़ियाँ कलेक्ट करती हैं अपनी, आपके पास है? कलेक्ट तो मैं उस तरह नहीं करती, लेकिन नज़र ज़रूर रखती हूँ जिस किसी की भी घड़ी मुझे नज़र आए, और क्योंकि मेरे वालिद साहब को भी शौक़ है तो उनके भी मैं उस पर बिल्कुल पूरी नज़र रखती हूँ। कलेक्ट करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। I know. और वो अभी आई बिलीव आई वांट टू वर्क माय वे टू दैट लेवल, तो अभी आई एम नॉट अ कलेक्टर एट ऑल, आई सिंपली एंजॉय द क्राफ्ट। लेकिन जो आप काम कर रही है ना, ये बहुत सारे लोगों के काम का काम है। आई बिलीव कि आपने बनानी है, सो आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद बना सकती है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि घड़ियाँ जो लोग पहन रहे होते हैं नॉर्मली बहुत सारी पर्सनालिटी के ट्रेट्स को डिपिक्ट भी करती है। आई बिलीव आपने ऐसी कोई चीज़ नोटिस की या स्टडी किया इस हवाले से? आपको आइडिया है कि जब कोई घड़ी किस तरह की पहन रहा है, ये उसकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रही है? बिल्कुल, जैसे कपड़े, जैसे जूते आर अ फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन एक पर्सनालिटी का, इस तरह घड़ी प्लेज अ ह्यूज रोल।
और जो लोग जिनको शौक़ है, ज़रूरी नहीं है वो महंगी घड़ियाँ लें, वो बिल्कुल अच्छी एस्थेटिकली प्लीजिंग घड़ियों से भी अपने पूरा लुक कंप्लीट कर लेते हैं और उससे मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ इनको घड़ियों का शौक़ है या अच्छा इनको इतना शौक़ नहीं है। जिन्होंने स्मार्ट वॉचेस पहनी हुई हैं, इंस्टेंटली आई रियलाइज़ कि अच्छा इनको तो फिटनेस का भी साथ होगा क्योंकि परहैप्स दे वांट टू काउंट द कैलोरीज या जो भी। लेकिन ये है कि जो भी वेल ट्रैवल लोगों से मैं मिली हूँ या जो अच्छी पोजीशंस पर हैं, उन्होंने हमेशा वेरी सिंपल बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल वॉचेस या इस तरह की पहनी होती हैं। तो देयर डेफिनेटली इज़ अ लिंक बिटवीन वॉचेस एंड पर्सनैलिटी। इस तरह वैसे हम लड़कियां जब होती हैं ना कहीं जा रही होती हैं किसी डिनर पे, लंच पे, तो हम सबसे पहले कपड़े, जूते, बैग्स नोटिस करती हैं। आई बिलीव आप सबसे पहले घड़ी देखती होंगी किसी की जब आप मिलती होंगी। बिल्कुल, फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली एक आदत सी बन गई है। आई एम श्योर। अच्छा, इस तरह मुझे ये बताएं, अगर आपको किसी बहुत फेमस पर्सनालिटी के लिए कुछ बनाने का मौका मिले तो आप किसके लिए घड़ी बनाना चाहेंगी? फेमस का तो इतना सोचा नहीं, लेकिन एक कोई अहम शख्सियत हो तो वो डेफिनेटली मेरे अब्बू के लिए और मेरी अम्मी के लिए मैं बनाना चाहूँगी और उनको तो आपने अभी तक आपने नहीं बनाई उनके लिए? अल्टीमेट अकॉम्प्लिशमेंट नहीं, असल में मैं कोई 2-3 हफ्ते पहले ही वापस आई हूँ, तो हम अपने ही सेटलिंग फेज़ में हैं, तो अभी तक मैंने घड़ियों को हाथ नहीं लगाया पाकिस्तान में। चले ज़बरदस्त। एंड आई एम श्योर कि आप बनाएंगी और फिर आपके अब्बा आपको जज भी करेंगे और फिर हम आपसे उस जजमेंट पे दोबारा आपको इनवाइट करके पूछेंगे कि उन्होंने क्या जजमेंट पास किया आप पे जब आपने उनके लिए घड़ी बनाई है। बिल्कुल। लवली, थैंक यू वेरी मच इसरा, इट वाज लवली हैविंग यू। और बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस तरह से अपने इस टैलेंट को, स्किल को पहचाना और उसको परसू किया। इसरा आरिफ हमारे साथ मौजूद थी जी, वॉच मेकर है, पहली फीमेल वॉच मेकर अगर कहा जाए, और इन्हें प्रॉपर एजुकेशन स्किल सीखा और अब ये वॉच मेकिंग करती हैं। इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शेफ़ सारा और आज मैं गुड मॉर्निंग पब्लिक शो में चिकन जैलफ्रेज़ी के सेगमेंट में आई हूँ। और आज जो हम बना रहे हैं वो है हमारा चिकन जैलफ्रेज़ी। चिकन जैलफ्रेज़ी पाकिस्तानी कुज़ीन में भी खाया जाता है और चाइनीज़ में, बट मैं जो आज बना रही हूँ वो है देसी कुज़ीन। इसमें आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें आपको चिकन बोनलेस चाहिए, टमाटोज़ चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, अनियन चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने टमाटो की ग्रेवी बना के ना इसके साथ सौते कर लिया है गार्लिक के साथ। और ये हमारा चिकन है जिसको मैंने ब्लैक पेपर और नमक के साथ मैरिनेशन दिया और अब ये जा रहा है ग्रेवी के अंदर। हल्का सा सौते करके मैंने इसको निकाल लिया था ताकि पहले हमारी ग्रेवी बन जाए। और देखें इधर साथ साथ हमारे पराठे भी बन रहे हैं। और ये जो है ना, ये हमारी सब क्यूब कट होना चाहिए, यानी कि कैप्सिकम भी, अनियन भी और टमाटो भी, ये सब हमारा क्यूब कट है। और इसे हम डालेंगे सौते करके। एक पैन के अंदर मैंने बटर डाला है, अगर आप देख रहे हैं तो इस बटर के साथ मैंने ये सारी जो वेजीज़ हैं इनको सौते करना है। और ये बड़ी झटपट रेसिपी है। अगर तो आपका जो चिकन है आप पहले से 1 नाइट जो है इसको ओवरनाइट जो है वो मैरिनेशन करके रख देती हैं, तो समझे कि सुबह आपकी ये 10 मिनट की कुकिंग है। अब जितना भी क्यूब कट था वो मैंने सारा इसमें ले लिया है। और यहाँ पे मैंने जो है वो कोरिएंडर और जिंजर लिया है जो हमने इसको ऊपर से डालना है और इसका बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर आता है। अच्छा, ये हाँ हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं जिसमें चिकन बोनलेस है, कैप्सिकम है और अनियन है, हम इसको हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे, यानी कि आपका लेस ऑयल हो और हाई फ्लेम पे। और ये बड़ा ज़बरदस्त ना स्मोकी सा फ्लेवर आता है।
इधर हमारा चिकन माशाल्लाह से तैयार है। जस्ट लाइक हमने बस इसको हल्का सा सौते करना है। थोड़ी सी आप ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं इसमें। और ये गया अंदर। अब लास्ट बस हमारा एक पराठा है। चल और ये बहुत ज़बरदस्त जलफ्रेज़ी बनेगी, क्योंकि इसका कलर्स जो अगर आप देख रहे हैं तो ग्रीन, रेड, वाइट जो हमारी सब्जियों का कलर है इसके ऊपर। अब हम प्रेजेंटेशन करेंगे और हल्का सा ऑयल अपने पराठे पे दे देंगे। चलो जी, अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन में मैं क्या करूँगी कि मैंने ना 2 एग्स लिए जो जिनको बॉईल किया है। बॉईल करके हम इसे रख लेंगे और अपने प्रेजेंटेशन प्लेटर में लगाएंगे। फ्लेम ऑफ हो गया है और अब हम अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए एक छोटी सी हांडी के अंदर हम निकालेंगे ग्रेवी, सम टमाटोज, कैप्सिकम, यस, और पराठा लगाएंगे अपने। सुबह सुबह आपको मज़ेदार जलफ्रेज़ी विद पराठास। और यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना एग्स लगा देने हैं। और ये हमारा बेहतरीन प्लेटर तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब कुछ एशिया कप की हम बात करेंगे। एशिया कप जी 2025 का कहले जो कल आगाज़ हुआ बड़े जोशो खरोश और सनसनी के साथ हुआ अबू धाबी में जी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने ट्रॉफ़ी की रोनुमाई की। इसके बाद तमाम जो 8 टीम्स के कैप्टन्स थे उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कैप्टन्स ने इवेंट में बेहतरीन खेल पेश करने, टाइटल जीतने, ये सारी बातें हुई। और पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम के कप्तान हैं सलमान अली आगा, उन्होंने भी कहा कि गुज़िश्ता 4 माह से जी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तमाम खिलाड़ी एशिया कप के लिए बहुत एक्साइटेड भी हैं और एक जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे। अच्छा जी, इस सेरेमनी के दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जब भारतीय जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने मोहसिन नकवी और जो कैप्टन है सलमान अली आगा, उनसे हाथ मिलाया तो उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। और फिर आपको पता है इंडियन मीडिया हो, इंडियंस हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कैप्टन को गद्दार करार दे दिया। कहा कि शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक्स के ऊपर मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह आई। फिर इवेंट के इफ्तिताई मैच की भी अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, ये देखिए ये कुछ विजुअल्स थे जिसमें सारी टीम्स के कैप्टन्स, ऑफिशियल्स लोग मौजूद हैं, लेकिन वो एक पिक्चर या वो एक हाथ मिलाना कहीं ना कहीं बुरा लग गया इंडियन मीडिया को। अच्छा जी, अफगानिस्तान और हांगकांग का मैच था, हमने आपको बताया था इफ्तिताई मैच है जिसमें हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दी अफगानिस्तान ने। एक अच्छा आगाज़ हुआ है
और एक गैर ज़रूरी किस्म की कंट्रोवर्सी जो इंडियन मीडिया ने क्रिएट की है उससे भी कहा जाए कि इसकी तवज्जो या एक्साइटमेंट बढ़ गई है, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे वाक़यात होने हैं। 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, तो उससे पहले भी कुछ अजीबोगरीब सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी। सो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। और सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अवैस, ये कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और फिर कल इफ्तिताही मैच में जो एक अनवांटेड सी कंट्रोवर्सी भी आई, उस पर क्या कहेंगे आप? पहले कनेक्शन की आपने बात की, मेरा कसूर नहीं है, शाक ने इंटरनेट खराब किया हुआ, मैंने नहीं किया वो आपके सामने स्टेटमेंट भी आ चुकी है। अगर एशिया कप की बात करें, देखें, एक तो अच्छी बात है कि आपका इस वक्त बॉडी लैंग्वेज बड़ा स्ट्रांग है। आपने अगर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तानों की बात करें तो आपको ज्यादा सलमान अली आगा का जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा पॉजिटिव आपको नजर आता है। फिर चेयरमैन हिमसेल्फ, आपको पता है, प्रेसिडेंट भी है एसीसी के, तो वो प्रेसिडेंसी भी है ऑब्वियसली। एक फिर वो पॉजिटिविटी आपको नजर आती है जिस तरीके से पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज के अंदर परफॉर्म किया। मुझे पता है कि सबसे बड़ा जो हाई वोल्टेज मैच है वो अगर हम बात करें इस वक्त जो रिसेंटली जो अपना जंग के बाद तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, वो बहुत बड़ा मैच होगा कि पूरी दुनिया का उसके ऊपर नजरें बेसब्री से इंतजार है। लेकिन आपको इस चीज का भी पता है कि अगर आप दोनों टीम्स को कंपेयर करें तो ये दोनों टीम्स नहीं है आपस में जब खेलेंगी, क्योंकि ना इस वक्त विराट कोहली मौजूद है ना रोहित शर्मा मौजूद है। अगर मैं पाकिस्तान टीम की बात करूं तो जो बड़े प्लेयर्स के नाम थे जिस तरीके से बाबर आजम थे या रिजवान थे वो मौजूद नहीं है। तो दोनों टीम्स के कप्तान की अगर बात करूं तो पहली दफा आमने सामने होंगे। इट्स अ न्यू स्क्वाड, मैं कहता हूं कि जो आमने सामने यहाँ पर होगा। अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप बहुत पहले दुबई में मौजूद थे, आप क्लाइमेटाइज हो चुके हुए हो, आपने वहां पर बड़ी तगड़ी सीरीज खेली है। अपना जो ट्राई नेशन सीरीज थी तीनों टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो आपके पास एक एज तो जरूर होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उनकी टीम को देखें तो स्पिनर्स पे ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, जो हमारा एक मसला है आपको पता है डॉट बॉल डिलीवरीज का, तो उस पर कहीं ना कहीं हमें काबू पाने की जरूरत है। वेरस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो एक अच्छी बात जो मुझे इस कप्तान की लगी थी वो बॉडी लैंग्वेज की तो मैंने बात की, लेकिन जिस तरीके से वो प्लेयर्स को बैकअप कर रहा है। आप देखें ना, हारिस वाला मामला इस वक्त सबसे ज्यादा उछल रहा है कि हारिस के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है कि क्या हारिस को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो बात की कि वो अपनी जगह सैक्रिफाइस करके छठे नंबर पे खेल रहा है, दैट शोज कि आप एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस कितना देते हो। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंस प्लेयर को नहीं देंगे वो परफॉर्म नहीं करेगा। एक बड़ा स्टेज है, पाकिस्तान ने 2 से 3 दफा, 2 दफा खाली एशिया कप जीता है, उन्होंने 7, 8, 9 दफा एशिया कप जीत चुके हैं। तो वो एक कंपैरिजन भी होता है कि कहां पर टीम आपकी खड़ी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, खास करके वर्ल्ड T20 से पहले पहले कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। और उम्मीद भी है इस दफा इंशाल्लाह ताला कि हम अच्छा खेल के ये एशिया कप जीतेंगे। इंशाल्लाह वी आर रियली होपफुल। और आपने सही बात की कि अब जो भी है, हम हमेशा से क्रिटिसिज्म या उस चीज़ की तरफ तो नहीं जाते, बट प्रोडक्टिव चीज़ें हमें जो नज़र आ रही हैं टीम के अंदर, वी शुड अप्रिशिएट। बॉडी लैंग्वेज की बात है, जहाँ प्लेयर्स को बैक करने की बात है, एंड आई बिलीव हमें भी एज ए नेशन बैक करना पड़ेगा और चाहिए भी समहाउ, बिकॉज ये एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ा टूर्नामेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं वैस, हम सब इस एशिया कप में तो मैचेस को डिस्कस करें, लेकिन 14 सितंबर हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा आई बिलीव, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है और एक मच हाइप्ड मैच होता है ये। तो उसके लिए आप बताएं आपके क्या तासुरात है। आपने कल सूर्य कुमार यादव की भी प्रेस टॉक सुनी, आपने सलमान अली आगा की भी सुनी, डिफरेंस और ओवरऑल टीम का एनालिसिस। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये दोनों टीमें नहीं है, बड़े नाम है नहीं। थोड़ा सा पहले आप चले जाएं, मुझे पता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा जरूर रहा है हमारे खिलाफ बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर। तो वो जो एक होता था ना कि हम पाकिस्तान में भी कहते थे कि जो एक एक्साइटमेंट होती थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, रोड्स में सन्नाटा होगा, थोड़ा सा मुझे ना वो धीमा कम नजर आने लग पड़ा था कि यार ठीक है, लोग कहते थे बस ठीक है मैच हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से 6-0 से मार पड़ी उनको, फिर जो शोर एक पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद एशिया कप से पहले आपको पता है अभी भी शोर है कि जी टिकट्स नहीं बिक रही, ये सारा स्टंट है। मैं नहीं मान सकता, मैं उस कंट्री के लिए खेला हुआ यूएई के लिए, और जहां पर इतना पैशन वहां पर होता है, सारे पाकिस्तानी इंडियन ही है अपना जो उस कंट्री को बेसिकली चला रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, सारे एशियंस ही चला रहे हैं। मैं नहीं मानता कि उसमें पैशन ना हो, वो टिकट्स बिकेंगी, इससे भी एक हाई पैक स्टंट है मेंटली प्रेशर करने का। एक होता है ना, एक स्टंट आप खेलते हो टिकट्स बेचने के लिए। जितना इस वक्त इस टीम्स के ऊपर नजरें होंगी पूरी दुनिया की, क्योंकि मैंने कहा ना वो 6-0 वाली जो मार है उनको याद है, और उनकी हमारी इंशाल्लाह मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम को भी पता होगा कि हमने इनको जमीन पे भी मारना और मारेंगे इंशाल्लाह इस दफा। जो एक अक्कड़ होती है ना आप तोड़ते हो, क्योंकि
ये स्टेटमेंट्स जो अफगानिस्तान वाली थी कि जी अपना एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, ये वहीं से स्टार्ट हुई थी। आपको याद हो, इंडिया से हाइप बनना स्टार्ट हुई, जी एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। तो हमने उसकी भी अकड़ तोड़ी, हमने बताया कि नहीं भाई, इस वक्त पाकिस्तान भी बैठी हुई है यहाँ पर, इतना आसान नहीं है इस चीज को लेना। तो पॉजिटिविटी है, मुझे पता है दोनों टीम्स को आप कंपेयर करें, जैसे मैंने कहा कि उनके पास भी वो प्लेयर्स हैं जो कि गिव एंड टेक, और खास करके T20 के अंदर वो बड़े तगड़े आपको नजर आते हैं। हाँ, उनके पास एक एज जरूर है जो कि इंडिया हमेशा मोनोपोली खेलता है, वो कि आप होस्ट नेशन हो, आपने जितने मैचेस हैं वो ज्यादातर दुबई स्पोर्ट सिटी में अपने रखे हैं, जो कि टर्निंग ट्रैक होगा, वहां पर स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। उनके पास कुलदीप यादव है, बाकी स्पिनर्स की बात करें तो जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करेंगे। दुबई स्पोर्ट सिटी की विकेट आपको पता है, जहां पर 160 150 भी अगर होता है तो वो डिफेंड करना आसान है, क्योंकि वहां पर जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। ये स्पिन बॉलिंग ज्यादा एशिया कप इस वक्त होगा, तो पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें तो बड़ी आपको अच्छी नजर आ रही है। आपको याद हो, यही वो वेन्यू था दुबई स्पोर्ट सिटी जहां पर नवाज को एक सेंस में मुझे याद है कहा जाता था कि दफन कर दिया, अब खत्म हो गया, नवाज वापस नहीं आएगा। और वो अल्फाज आज याद है, हम कल भी अपने ट्रांसमिशन बात कर रहे थे कि बाबर ने ही कहा था कि तू मेरा मैच विनर है। तो वो मैंने कहा ना, कप्तान की तरफ से एक चीज है ना, वो बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट होती है। हम हमेशा एक बात करते हैं कि जब कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी 26 करोड़ अवाम की बॉडी लैंग्वेज है, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है, मैं बैठा हूं यहाँ बैठी हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज घर पे डाउन हो जाती है, नहीं यार अब मैच लगता है हाथ से निकल गया। पॉजिटिव आपको रहना पड़ता है, और पॉजिटिविटी कल आपको नजर आई है सलमान अली आगा से, वो जिस तरीके से बैकअप कर रहे हैं। आप नवाज को देख लें परफॉर्म कर रहा है, उसके अलावा आप इब्रार को देख लें, आप सुफियान मुकीम के लिए भी एक टेस्ट होगा, एक बड़ा टूर्नामेंट है यहाँ पर इंडिया के खिलाफ, इंडिया ने इसको कभी इतना ज्यादा देखा नहीं है खेलते हुए, तो बड़ा एक मैं कहता हूँ कि एक प्रेशर पॉइंट जरूर उनके ऊपर होगा। उसके ऊपर पेस बैटरी की आप बात करें, सिर्फ एक चीज है जो ठीक है, आप पॉजिटिविटी पे जा रहे हैं, थोड़ा सा आप अगर रियलिटी के ऊपर हैं तो हमें शायद आज भी मैं कहता हूँ काम करने की जरूरत है। वो आपकी डॉट बॉल डिलीवरीज वाला जो मसला बना हुआ अभी भी आपका मिडिल ऑर्डर के अंदर है, आपको रनर बॉल पे जाना पड़ेगा। वो जो मिडिल ऑर्डर के अंदर जो स्कोर होता है मिडिल ओवर्स के अंदर, उसको कहीं ना कहीं आपको जेहन में रखना है, क्योंकि अगर आप जीतना चाहते हो टूर्नामेंट तो देखिए, आपको बॉलर्स तो टूर्नामेंट जितवाते हैं, लेकिन हर मैच आपको बॉलर नहीं जितवाएगा, आपके बैट्समैन ने भी कुछ ना कुछ करना है। मैं नहीं चाहता कि जो ट्राई नेशन सीरीज में अंदर जो एक सिस्टम हो चुका था कि टॉस जीतो पहले बैटिंग करो, एक वन डायमेंशनल टीम आपको नजर आती थी कि चेज में शायद हम नहीं इतनी सख्त, बैटिंग कर लो तो बॉलिंग हमारी जितवा देगी। ये बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर आपको टॉस जो सा उसको दिमाग से निकाल के आपको टीम यूनिट बन के खेलना पड़ता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तानी किस हिकमत अमली से जाती है। लेकिन फिर मैं शायद बहुत से लोग मुझे पता है कि एग्री ना करें, मेरे लिए ट्रम्प कार्ड इस वक्त मैं कहता हूँ एशिया कप में हारिस होगा। जिस तरीके से उसको बैकअप किया है और बात भी की गई है कि बड़े मैच का प्लेयर है, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये लिटरली बड़े मैच का प्लेयर बनेगा। शायद मैं बहुत जल्दी कह रहा हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि जिस वक्त ऐसी सिचुएशन होती है, मैं उससे गुजरा हूं कि उस वक्त जब एक प्लेयर होता है ना अरमला, वो खाली लड़ता अपनी पोजीशन के लिए नहीं है, वो अपने लिए भी लड़ रहा होता है, शीशे के सामने खड़ा होकर जिन नामों को वो लेके आया हुआ ना टीम में, रिजवान की अपना है ना रिप्लेसमेंट, उसके जेहन में ये बात है कि मैंने रिजवान को रिप्लेस किया, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स था, पाकिस्तान का बेस्ट ग्लव मैन था, मैंने अपनी पोजीशन से लड़ना है। वो आसान नहीं होता साइकोलॉजिकली, मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो बड़ा मुश्किल उसका सिस्टम आपके लिए चल रहा होता है जब आपकी चीजें ठीक ना चल रही हो। लेट्स होप कि अच्छी चीज हो यहाँ पर, लेकिन एक मजे के मुकाबले देखने वाले होंगे इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे हम सब की, कि पाकिस्तान इंडिया को मारे और जो सबसे लाली परचम आपको सरबुलंद नजर आए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, वी आर रियली होपफुल। अच्छा, ये एक वांटेड सी एक कंट्रोवर्सी आई है, सूर्य कुमार यादव और मोहसिन नकवी ने हाथ मिलाया है। एक्स पे मैं देख रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी गद्दार है, पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब बातें क्यों करते हैं ये, इनके पास कोई और काम नहीं है, हम यहाँ प्लेयर्स अपने बैक कर रहे हैं, ये बैठ के कंट्रोवर्सीज बना रहे हैं जिसका ना सर है ना कोई पैर है। आपको याद हो तो हम तो, मैंने कहा ना, मीम्स बनाने में माहिर हैं। तो जिस वक्त इन्होंने कहा था कि जो विक्रांत आई गेस जो आप दोस्त थी इनकी, वो लाहौर में घुस गई, और मैंने, मुझे याद है मैंने ट्वीट किया था इंस्टा, तो उसका ट्विटर ही मेरा ब्लॉक हो गया हुआ। मैंने लिखा था कि इस वक्त मैं, अगर विक्रांत अगर घुस चुका है पाकिस्तान में, तो मैं घर बैठ के, तबाह हो गया पाकिस्तान तो मैं घर बैठ के ट्वीटें कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कहाँ पर विक्रांत है आपका। तो ये चीजें तो मैंने आपको बताया ना, ये चीजें चलती हैं इनकी, ये साइकोलॉजिकली आपको प्रेशराइज करेंगे। कल भी मैंने कहा कि क्योंकि ट्रांसमिशन में सकलैन भी मेरे साथ होते हैं जो पाकिस्तान के अपना आपको पता है कोच भी रहे हैं, जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, वो भी कल एक बात कर रहे थे कि ये साइकोलॉजिकली खेलेंगे आपके साथ, हर किस्म का प्रेशर डालेंगे। जब याद है मुझे, जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलना था पाकिस्तान ने दुबई में, तो पाकिस्तान को जानबूझ के फ्लड लाइट्स नहीं प्रोवाइड की थी प्रैक्टिस के लिए, इतना ये जानबूझ के मामला करते हैं यहाँ पर। फिर आपको पता है जिस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, मैंने कहा ना कि प्लेयर्स ऑफ द फील्ड, क्योंकि अब इतनी लीग्स दुनिया के अंदर हो गई हैं कि ये
हर किसी ना किसी लीग के अंदर ड्रेसिंग रूम तो शेयर करते हैं, खाली आईपीएल नहीं है, बहुत सी लीग्स आपको पता है दुनिया में होती हैं। तो प्लेयर्स ऑब्वियसली हेलो हाई भी होती है, फिर शायद रूम भी आपको पता, आप शेयर करते हो और साथ रहते हो जब आप टीम के साथ खेल रहे होते हो, लीग के साथ। तो वो चीजें मुझे पता है ऑन द फील्ड तो आपको एग्रेशन नजर आता है, ऑफ द फील्ड वो नजर नहीं आता। सोशल मीडिया पे आपको पता, थैंक्स टू सोशल मीडिया, फिर मैं कहूंगा आपको पता, ये भी बात हो रही थी कि जी आगा सलमान ने उससे हाथ नहीं मिलाया, तो अच्छी बात है कि सोशल मीडिया ने वो कहीं ना कहीं कैप्चर किया, तो उसने जो हाथ मिलाया हुआ है उनको बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा ना, ये ऐसे मैच होते हैं जिसमें आपका कैरियर बनता भी है और जिसमें आपका कैरियर डूबता भी है, चाहे वो क्रिकेटर मैनेजमेंट क्रिकेट पे हो, चाहे मैनेजमेंट लेवल पे बाहर बैठे हो, ये चीजें होती हैं यहाँ पर, उनको बर्दाश्त नहीं होगा। आपका प्लेयर अगर हंस के बात भी कर देगा ना, मुझे याद है एक मैच के अंदर, मुझे याद सही तरह नहीं आ रहा, शायद पता नहीं मैच हम पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ ही था, रिजवान था या मुझे याद नहीं है, कि उसके लेस बांधने के लिए ऑब्वियसली बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, उसने रिक्वेस्ट की मेरे लेस बांध दो, विराट था शायद उसने या बाबर के लेस बांधे थे, उसमें भी वहां बेला मच गया था कि जी ये क्या हो रहा है। तो ये चीजें होंगी, आपको मैंने कहा ना साइकोलॉजिकल वो प्रेशर करेंगे, लेकिन वही बात है जैसे विक्रांत लाहौर में आ गया था या 15 पाकिस्तान में आ गया था, तो इन लोगों ने वो चीजें तो करनी है, तो रिलैक्स रहें, मैच को एंजॉय करें। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, मैं इन मीम्स गेम को या वॉर को ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। इवन जो हमने 6-0 वाली एक स्टोरी भी देखी थी जो हमने ऐसे कैजुअली कर दिया, लेकिन उस पर भी जो मीम्स बनी थी, आई रियली एंजॉयड इट, क्योंकि ये जो इंडियन मीडिया है और जिस कदर बिलो द बेल्ट समटाइम्स हम इनकी कंट्रोवर्सीज देखते हैं अब जो गैर ज़रूरी है, और वही बात है कि ये प्रेशर समहाउ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में अवैस आपका कमेंट अफगानिस्तान और हांगकांग के मैच के ऊपर। अफगानिस्तान जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ में हमसे हारे, लेकिन अब हांगकांग से जीत गए हैं, तो आपको लगता है कि वो जो कॉन्फिडेंस समहाउ शेक होता है इतने बड़े इवेंट से पहले, वो कहीं ना कहीं बहाल होगा? ऑब्वियसली देखिए, जिस ग्रुप के अंदर अफगानिस्तान इस वक्त मौजूद है वो ग्रुप ऑफ डेथ है, और क्योंकि बांग्लादेश भी है, श्रीलंका, अफगानिस्तान है, स्पिन बॉलिंग, फिर मैंने कहा ना डोमिनेशन यहाँ पर आपको नजर आती है, तो इस ग्रुप में से दो ही टीमों ने ऊपर जाना है। और ऑब्वियसली जब मैं कहता हूँ तो मैं शायद कहूंगा श्रीलंका और बांग्लादेश आपको नजर, लेकिन अफगानिस्तान स्ट्रांग है, ऐसे नहीं है। मैं सच कहूंगा, अपनी ट्रांसमिशन मैंने कहा था हांगकांग जीतेगा, क्योंकि हांगकांग का ट्रैक रिकॉर्ड अबू धाबी के अंदर, खास करके पिछला जो एक मैच अफगानिस्तान से खेले थे वो जीते थे। अच्छा। लेकिन वो ओडीआई क्रिकेट था। लेकिन कल मुझे एक चीज समझ नहीं हांगकांग की, कि बैटिंग ऑर्डर इन्होंने क्या भेजा है। कल आपके पास जब आप एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर जाते हो, आप अपने एक्सपीरियंस को काउंट करते हो, आपके पास नजाकत मौजूद था, आपके पास किंचित शाह मौजूद था, जो लड़कों ने इंडिया के खिलाफ ऑलमोस्ट आपको मैच एशिया कप में जितवा दिया था। वही बात होती है ना कि एक्सपीरियंस नहीं है बड़ी टीम के खिलाफ जीतना। मुझे कल बैटिंग ऑर्डर इनकी समझ नहीं। आप बॉलिंग यूनिट में आप पहले देख लें कि आपको इतने अच्छे ब्रेक थ्रूज मिले, उसके बाद फील्डिंग आपकी अच्छी नहीं थी, स्टॉपी थी, बॉलिंग आपको समझ नहीं आई, पैचेस के अंदर आपने करवाई है। तो इस चीज पे स्लो एंड स्टडी, ऑब्वियसली जब ज्यादा मैचेस मिलेंगे तो आप जीतेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से अफगानिस्तान टीम ने, एक उनको प्लस पॉइंट है कि इस वक्त आपको पॉइंट्स टेबल पे उनके पास एवरेज अच्छी है, क्योंकि उन्होंने बड़े मार्जिन से इनको शिकस्त दी है, तो एक कॉन्फिडेंस तो बहाल यहाँ पर होता है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ डेथ है, आसान नहीं होगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि दो ही टीमों ने ऊपर आना है, और जिस तरीके से आप बात करें बांग्लादेश या श्रीलंका आपको पता है स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन है स्पिन यूनिट के अंदर, बैटिंग भी उनकी अच्छी चल रही है इस वक्त, तो आसान नहीं होगा। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन एशिया कप मजे वाला है ये, चाहे पाकिस्तान इंडिया की आप बात करें, लेकिन ये एशिया कप बहुत मजे का होगा आज, क्योंकि अच्छी बात है कि पाकिस्तान से पहले इंडिया का मैच है और दुबई स्पोर्ट्स सिटी में ही है यूएई के खिलाफ, तो एटलीस्ट आपको पता लग जाता है कि कौन सा प्लेयर किस कैलिबर के अंदर खेल रहा है। लेकिन ये जो आपने बात की कि इतनी जो हाइप बनी हुई है, मुझे अभी भी याद है, मैं यूएई में 2-3 लोगों से बात कर रहा था जो वहां पर जो क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं तगड़े जोन से, वो पता वो किट लेके भी बड़ा एक सवाल उठ रहा था इंडिया वाला कि जी वो इंडियन आर्मी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इनको कहें कि अगर आप लोगों ने ये हरकतें करनी है तो पाकिस्तानी अवाम ने जितने पोस्टर्स मुझे आए हुए उन्होंने बना के भेजे हुए 6-0 वाले, तो फिर उसके लिए भी बर्दाश्त करने बैठ जाए। फिर करेंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम इनकी इतनी फजूल किस्म की चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, तो ये अब हमारी भी मीम्स को बर्दाश्त करेंगे, आई बिलीव। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और हमें इस वक्त एशिया कप के हवाले से जी वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड एक्साइटेड। अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, हम ट्रॉफी जीत कर आएँ, और फिर जो 14 सितंबर को मैच है वो फिर हम सब देखें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। दुनिया भर में जी तेज़ी से जो बदलती हुई आपके लिए लाइफस्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी है, उसमें उम्र रसीदा आबादी हो, खेलों में बढ़ती दिलचस्पी हो, मुख्तलिफ अमराज के इलाज के जदीद तरीक़ों ने जी
फिजियोथेरेपी की अहमियत को पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा भी दिया। आज ये शोबा महज एक मुतबादिल इलाज नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर मेडिकल साइंस का एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है। चाहे बात हो रही हो बुजुर्ग अफराद को सेहतमंद बुढ़ापे की सहूलत देने की, खेलों के मैदान में खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की, आम लोगों के लिए फिटनेस या रिहेबिलिटेशन के आसान तरीके फराहम करने की, तो फिजियोथेरेपी हर जगह अपना मुनफरिद और एक पॉजिटिव या प्रोडक्टिव रोल अदा कर रही है। आज हम भी इसी हवाले से बात करेंगे फिजियोथेरेपी की जो अहमियत है, इसका जो आलमी और मकामी रुझानात हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे इसके क्या असरात हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये बताएं कि दुनिया भर में जो फिजियोथेरेपी है इसकी बढ़ती हुई अहमियत कह लें और इसकी वजूहात क्या हैं बेसिकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, पहले तो आपने दावत दी। फ़िज़िकल थेरेपी एक डेवलपिंग फील्ड है। ऐसा अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो ये पिछले 15 से 20 सालों में ग्रो करना स्टार्ट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फ़िज़िकल थेरेपी पूरे पाकिस्तान में अपने स्पेसिफ़िक सेगमेंट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें पीड्स है, न्यूरो है, इसके साथ साथ मस्कुलोस्केलेटल, स्पोर्ट्स, गायनी, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एक जनरल पिक्चर में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड बन चुकी है। पहले फिज़िकल थेरेपी वाज जस्ट लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट। अब ये है कि हम लोग उसको डिफ़ाइन करते हैं कि एक न्यूरो का स्पेशलिस्ट है, एक पीच का स्पेशलिस्ट है। और इसी तरीके से हम लोग स्ट्रोक में जो फालिज के पेशेंट्स हैं, देखें एक पेशेंट जिस वक्त उसको स्ट्रोक हो जाता है तो डॉक्टर के पास बेसिक मैनेजमेंट है, यानी उसको उस फेस से निकाल दिया जाता है। लेकिन जो आगे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वो सफ़र कर रहा होता है उसको निकालने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट अपना क्लिनिक किरदार अदा करता है। फिजियोथेरेपिस्ट उसको एबल करता है कि वो रिटर्न टू फंक्शन करे, अपनी रूटीन में वापस आ सके। सिमिलरली पीड्स में जैसे डेवलपमेंटल डिलेस, बच्चे बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो पाते, गर्दन होल्ड नहीं कर पाते, कि तमाम वो फील्ड्स हैं, सेरिब्रल पाल्सी है जिसको एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ट्रीट करता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि आजकल एक बहुत रुझान है कि घुटनों की रिप्लेसमेंट की जाती है, टोटल नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट, मल्टीपल ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको ट्रीट करने के बाद, सर्जरी के बाद जब पेशेंट बेड पे होता है तो उस बेड से उठा के उसको रूटीन में लेके जाना वो एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हसन, हमें ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में जो फिजियोथेरेपी है, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, एक जो बुढ़ापा वाला मामला है उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए या एक सेहतमंद बुढ़ापा आप जिसे कह लें उसको गुजारने में हेल्प कर सकती है? अगर हम इसको एज अ बिगर पिक्चर में देखें तो जीरियाट्रिक्स में बेसिक फॉल्ट क्या होता है। अगर आप एक किसी बूढ़े शख्स को देखते हैं या जो 60 प्लस जिसको हम कहते हैं, तो मोस्टली लोग अपने काम भी कर रहे होते हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि जिसमें कहा जाता है कि ये उठते बैठते तकलीफ़ है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त, नमाज़ पढ़ते वक्त या अपने रूटीन के कोई भी काम करते वक्त उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिज़िकल थेरेपी उसमें एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसको हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर किया जाए, यानी कि जिस पॉइंट पे जो एक्टिविटी लेवल उनका है हम उसको मेंटेन कर सकें। सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ फॉल, ये एक ऐसा फैक्टर है जैसे कि अगर आप एग्जांपल्स उठाएं तो आपको सोसाइटी में मल्टीपल एग्जांपल्स मिलती हैं कि जो बड़ी एज के अफराद हैं अमूमन वॉशरूम में गिरने से उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन्हांस हो जाती हैं। तो ये प्रिवेंशन ऑफ फॉल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और उनकी जनरल मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। सो इसमें एक डिस्कशन में ये बात हमने डिस्कस की कि ज़िंदगी और मौत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसको कैसे गुजारा जाए, यानी उसको या तो आपने बेड पे गुजारना है एज अ डिसेबल्ड या आपने उसको एज अ एक्टिव लाइफ गुजारना है, तो ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। बेहतरीन। अच्छा, जब हम पास में देखें तो फिजियोथेरेपी को या इस फील्ड को हमेशा एक ऑल्टरनेट के तौर पे देखा जाता था कि अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिला जी MBBS में तो उसको वो इस तरफ आ जाता था। क्या आज भी यही रुझान कायम है? मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी। साथ ही पाकिस्तान में अगर आजकल के दौर में देखा जाए जहाँ पर आप फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस के हवाले से बता रहे हैं, ये फील्ड कितनी मजबूत हुई है ओवर टाइम, और अगर हम तालीम की बात करें तो क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ये एक सेकंड चॉइस थी जिसको हम कहते हैं कि अब जो मेरिट पे नहीं उतरते थे या अफोर्ड नहीं कर पाते थे प्राइवेट कॉलेजेस को या मल्टीपल फैक्टर्स में, वो फिज़िकल थेरेपी में या फिजियोथेरेपिस्ट बनते थे। लेकिन गुजरते टाइम के साथ, जैसे हम अपने एक्सपीरियंस में बात करें, जिस टाइम हमने ज्वाइन किया था तो हमें 10 लोगों को बताना पड़ता था कि हम फिजियोथेरेपी क्या है या हम इस फील्ड में क्यों आए। अगर हम इसके 10 साल पीछे चले जाएँ और आज की पिक्चर को देखें तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिजियोथेरेपी इज़ मोस्टली नंबर 1 चॉइस, लेकिन अब इसमें भी कुछ फैक्टर्स को देखना ज़रूरी है। फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कहाँ से कर रहे हैं,
आपके इंस्टीट्यूट के पास उसका अपना टीचिंग हॉस्पिटल है, उसमें रनिंग क्लिनिकल सेटअप है, आपकी फैकल्टी कौन सी, वो फैक्टर्स हैं जिसको अमूमन बच्चे इग्नोर कर देते हैं। और जब वो प्रैक्टिकली फील्ड में बाहर आते हैं, स्पेशली हमने कोविड में देखा, बिकॉज हमारी फील्ड बिल्कुल एक प्रैक्टिकल फील्ड है, इर्रिस्पेक्टिव कि जब तक हैंड्स ऑन नहीं होगा तब तक लोगों को अपनी स्किल जो है वो सीख नहीं पाएंगे। तो सिमिलरली जब कोविड में ऑनलाइन स्कूलिंग थी और मल्टीपल फैक्टर्स से जिसकी वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पाई, तो जब वो स्टूडेंट्स मार्केट में हमारे पास एज इन जॉब सीकिंग के लिए आते हैं तो पता लगता है कि इनको बेसिक्स का भी आइडिया नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम में लैक करती हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि काउंसिल अभी तक अपने उस मयार पे नहीं पहुंच पाई जिसमें एक क्वालिटी एश्योरेंस की जा सके। तो उन इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट करना ज़रूरी है जिनका एक प्रीवियस पास्ट है या जिनका एक ट्रेनिंग सेटअप अपना या बड़े टीचिंग हॉस्पिटल के साथ वो एसोसिएटेड हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इसका बाहर की दुनिया में क्या पर्सपेक्टिव है, तो फिज़िकल थेरेपी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें स्किल शॉर्टेज गिनी जाती है। और इसमें जो हमारे पास से कैंडिडेट्स हैं जैसे यूके यूएस वगैरह में अप्लाई करते हैं तो वो वर्कर वीज़ा पे वहाँ पे इनवाइट कर लिए जाते हैं। उनमें मोस्टली जैसे यूएस में भी ग्रीन कार्ड का शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे एथलीट्स आते हैं, स्पोर्ट्समैन आते हैं और वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि जब वो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके पास कोई आलमी मयार का फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता। सो आपके ख़्याल में ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि जब एक प्लेयर या कोई एथलीट जा रहा है खेलने तो उसके साथ एक फिजियोथेरेपी वाला शख्स या थेरेपिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है? इत्तेफाक से जो आपने सवाल पूछा है, मेरा इसमें क्योंकि अपना भी एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं मल्टीपल टीम्स के साथ काम कर चुका हूँ, नेशनल टीम के साथ रहा हूँ। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये समझता हूँ कि कुछ क्वालिटी लैक्स ज़रूर हैं क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेशंस का इशू है। लेकिन जो लोग अपने स्टैंडर्ड्स पे स्टैंड आउट करते हैं उनमें भी अब वही बात है कि जो टीम अफोर्ड कर सकती है वो कहती है जी कि हम इंटरनेशनल फिजियो को ही यहाँ पे हायर करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे एक मिसाल लेते हैं या हम हॉकी की बात करते हैं तो वहाँ पे फिज़िकल थेरेपिस्ट मौजूद है और वो मोस्टली उनमें लोकल ही हैं। एक या दो वो लोग हैं जो कि उस टीम को लीड कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेंड हैं, मगर मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो हमारे पास लोकली ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और इस वक्त मल्टीपल डिग्रीज जो हैं वो इसमें अवार्ड की जा रही हैं MSPT स्पोर्ट्स के हवाले से। गुजरते वक्त के साथ ये चीज़ें इंप्रूव होंगी जब सर्टिफिकेशंस, मेरा ख्याल है कि जब कंपटीशन बनता है ना तो बहुत सारे लोग अपने आप को इवॉल्व करने के लिए मेहनत करते हैं और फिर इंडिविजुअल लेवल पे एक स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। तो सिमिलरली वी आर इन दैट फेज। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट टीम्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या हो सकता है। यानी हम टीम स्पोर्ट्स में, जैसे मैं अगर आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं तो आई वाज वर्किंग फॉर एन इंटरनेशनल प्रोग्राम, तो उस टाइम पे 40 बंदों की टीम है। उस टीम के अंदर 12 या 13 या 15 जो प्लेयर्स हैं उनके अलावा बाकी टीम की भी जो मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर होती है। तो ये गुजरते वक्त के साथ मुझे उम्मीद है आइंदा चंद सालों के अंदर आप देखेंगे कि एक बिल्कुल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है। मैं इसमें एक मिसाल देता हूँ कि जैसे अगर कोई हम सस्ती गाड़ी या एक नॉर्मल चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मैकेनिक भी एक UL बंदा होता है। लेकिन अगर हम कोई हाईली स्पेशलाइज्ड कोई एक रेसिंग कार यूज़ करेंगे तो उसका जो फिज़िकल थेरेपिस्ट है या उसका जो मैकेनिक है वो भी बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड बंदा होता है। तो ओवर द टाइम ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं। चलें, आई एम ग्लैड कि ओवर द टाइम ये ग्रो कर रही हैं। अच्छा, फिटनेस के हवाले से बात करें तो लोगों को अफोर्डेबिलिटी का थोड़ा इशू होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ सादा या कुछ ऐसी मौसर टिप्स हमें दें जो घर बैठ के इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल हो, या फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस। बेसिकली जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के मल्टीपल तरीके मौजूद हैं। जैसे कि मिसाल मैं देता हूँ कि आप अपने पोस्चर्स को लाजमी चेंज करें। हमारी ख़वातीन 2-2 घंटे एक ही पोज के अंदर, एक ही पोस्चर के अंदर खड़ी हैं और फिर बाद में कंप्लेन करती हैं कि मेरे घुटनों में तकलीफ स्टार्ट हो गई है या मेरी कमर में पेन स्टार्ट हो गई है। उसका सबसे जो आसान हल है वो ये है कि 20-20 का रूल अपने ज़हन में रखें। 20 मिनट काम करें, 20 सेकंड का रेस्ट करें। इससे ना तो आपकी काम की कंटिन्यूटी में कोई फ़र्क पड़ेगा, मगर यह है कि ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएँ, अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, चल पड़ें, 2-3 कदम चल लें। इसी सिलसिले में कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ वो बेसिक टोटके हैं जिसके लिए आपको कोई ख़ास इक्विपमेंट, कोई ख़ास टाइम नहीं चाहिए। 20 सेकंड की कलील मुद्दत में आप वो आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, जो मेरे साथ डॉक्टर सलीम मौजूद हैं, प्लीज़ आप इस हवाले से एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वेल, डेली लिविंग्स में हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिकली जो हमारा एक्सरसाइज की रूटीन होती है उसी के अंदर ही आ जाती है। हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, इसी में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम चलते फिरते हुए, हम खड़े हुए हैं, वही हमारा एक पोस्चर जो है ना मेंटेन हो जाता है उसी में। अगर हम अपने मेंटल स्टेबिलिटी के साथ, उसको फोकस के साथ रहें तो हम तकरीबन सारी चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं।
जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल जो वर्किंग बंदा है उसका काम ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं, ऑफिस वर्कर है या कोई आईटी का बंदा है या कोई बैंक मैनेजर है, जिस तरह से उनका काम होता है, प्रोलॉन्ग सिटिंग्स होती हैं और उनको देगा 8-8 घंटे उन्होंने काम ही करना है सारा। तो उनके हवाले से अगर हम देखें कि वो किस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को ठीक रख सकते हैं कि उनको पेन ना आए, उनको मसला ना हो, तो इसी तरह ये है कि जैसे एक आईटी का बंदा है, उसका 8 घंटे कंटिन्यूसली उसने काम करना है, कंटिन्यूसली उसकी शिफ्ट चल रही है, उसने अब लैपटॉप पे काम करना है, तो उसकी जो गर्दन है वो अकड़ जाती है और गर्दन के पट्टे जो हैं वो सख्त हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि हर 20 से 25 मिनट के बाद ना उसको चाहिए कि वो अपनी गर्दन को ना एक नॉर्मल मूवमेंट जो हमारी होती है, जिसमें हम दाएं बाएं लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे देखते हैं ना, ये एक दफ़ा कर ले। इस नॉर्मल रेंज में ही उनकी जो मूवमेंट है ना वो हो जाएगी और जो एक चेन होती है ना स्टिफनेस की, एक कंटिन्यूशन की जो चेन होती है वो चेन टूट जाएगी। उस चेन के टूटने की वजह से ये होगा कि वो जो स्टिफनेस वहाँ पे बनना शुरू हो जाती है ना वो नहीं होगी, मसल अकड़ाहट में नहीं आएगा। तो उसके लिए ये है कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक तो आपने बैठना सही तरीके से है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब ये काउच है ना, इस पर अगर बैठने के कई तरीके हैं। अगर एक नॉर्मल बंदा आएगा ना वो आके इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है, वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढेगा। तो फिजियो में कोटेशन है, वो कहते हैं कि अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं ना तो आप गलत पोस्चर में बैठे हैं, ठीक है। तो आपको पोस्चर मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस तब आती है जब आप उसको बार बार अपनी डेली रूटीन में आप अपने उसको मसल माइंड कनेक्शन के साथ रिपीट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ जो असल तरीका है ना बैठने का, वो ये है कि आप पीछे जाएं, बिल्कुल अपनी जो बैक है, जो सीट है, किसी किस्म की भी सीट है, ज़रूरी नहीं है कि वो एर्गोनॉमिक चेयर ही हो, ठीक है। हर सेटअप में आपको एर्गोनॉमिक चेयर नहीं मिलती, ठीक है। आप ऑफिस में चले जाएं, वो बहुत कम ऑफिस होते हैं जो आपको ये चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। तो आपको रैंडम चेयर मिलेगी। रैंडम चेयर पे जाके आपने करना क्या, आपकी अपनी जो बैक है ना, बैक को बैक रेस्ट के साथ हिट करके बैठना है, चाहे जैसा भी। अब ये काउच है, इसकी बैक थोड़ी पीछे करके है, ठीक है। तो इस पर यह है कि मैं पीछे जाऊँगा और इस तरह से सीधा होकर ना बिल्कुल स्ट्रेट बैठूँगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल पोस्चर है। अगर मैं इसको जैसे ही मैं थोड़ा सा थक जाऊँगा 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से स्लाइड करके थोड़ा सा लेट जाऊँ, इससे बेहतर है कि आप उस जगह से थोड़ा सा उठ जाएं, हल्की फुल्की एक वॉक करें। अगर आसपास कोई पानी रखा हुआ है, पानी ले लें, कुछ पी लें, आपकी बॉडी की हाइड्रेशन भी रहेगी उससे, और जो है ना बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी और स्टिफनेस भी नहीं आएगी। इसी तरह दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह नॉर्मली ख़वातीन है घर पे खाना बनाती हैं, या इस तरह करते हुए किचन में अक्सर बाज़ औक़ात उनको खड़ा रहना पड़ता है, मेहमान आ जाएँ तो और ज़्यादा लंबा चला जाता है वो, ठीक है। तो उनके भी ये मसले शुरू हो जाते हैं। उनके जैसे वो खाना बनाती है तो उनको टेनिस एल्बो का मसला शुरू हो जाता है रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है। और इसी तरह जैसे वो खड़े खड़े खाना बना, कभी उनकी कमर में मसला शुरू हो जाता है, कभी उनके घुटनों में मसला शुरू हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन। डॉक्टर मोहम्मद हसन और डॉक्टर सलीम हमारे साथ मौजूद थे जी, और इनसे हम बात कर रहे थे। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते हम आपको सेगमेंट दिखाएंगे जिसमें द बैरक्स आर्ट म्यूज़ियम में जी PHA की जानिब से आर्टिस्ट जो अयाज जोखियो हैं, इनकी 3 चेयर्स के नाम से नुमाइश का आगाज़ किया गया है। और 3 चेयर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आप दानिश मुनीर की रिपोर्ट देखें। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल, आज आपको एक मुनफरिद जो है वो एग्जीबिशन दिखाने जा रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर के बैरक्स म्यूज़ियम में मौजूद हूँ, जिसके मुनफरिद हाल जो हैं उनको एग्जीबिशन के तौर पर, नुमाइशी मुकाम के तौर पर मुंतकिल किया गया है। इसमें 3 कुर्सियों की कहानी बयान की गई है बड़े मुनफरिद अंदाज में, और वो 3 कुर्सियाँ जो है वो अलग अलग एक कहानी रखती हैं। एक चेयर ऐसी है जिस पर बैठने से आपको सलूट किया जाता है, तमाम जो है वो डिपार्टमेंट से मुतअल्लिक़ अफराद जो है वो सलूट करते हैं। एक चेयर ऐसी है जिस पर बैठने से आपको हवा मिलती है, और एक कुर्सी ऐसी है कि जिस पर बैठने से लाइट जो है वो बंद होती है। इस नुमाइश में 3 कुर्सियों की और इसी के साथ साथ कुर्सी की पावर को जो है वो जाहिर किया गया है। ये नुमाइश किस तरह बनाई गई है, कैसे प्रेजेंट की गई है, और इसको देखने वाले कैसे जो है वो इजहार ख्याल रखते हैं, और इस नुमाइश को लगाने वाले जो हमारे जो है वो मौजूद हैं यहाँ पर अफराद, उनसे भी उनके इजहार ख्याल जानते हैं। आइए आपको बताते हैं। बहुत ही दिलचस्प शो लगा मुझे, बड़ा डिफरेंट है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पेंटिंग्स होंगी, क्योंकि अयाज की पेंटिंग्स मशहूर है, मुझे पसंद भी बहुत है। तो यहाँ आके एक पेंटिंग एक भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें इधर आइडियाज़ बड़े सिंपल हैं,
लेकिन एग्जीक्यूशन इतनी मज़ेदार है कि मुझे अभी भी हंसी आ रही है। बेसिकली ये बहुत डिफरेंट तरह का एग्जीबिशन है। इसमें आप आते हैं, कुर्सी के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं और फिर जो सामने उसका या ओवरऑल उसका जो विजुअल क्रिएट करता है वो बहुत अमेजिंग है। देखिए जनरल पब्लिक के ये बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ हैं। आप ये समझ लें कि हम जब ओपन में ये बैठे हुए हैं नासिर बाग में, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कह लेंगे डिफरेंट जॉनरा के लोग मिलते हैं और इट्स ओपन फॉर पब्लिक, तो हर तरह का बंदा आ रहा है। फैमिलीज़ आ रही हैं, टिकटॉकर्स आते हैं और आप यकीन करें स्टूडेंट्स तो हैं ही, क्योंकि हम इस वक्त बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज, NCA, PU, हम इसके बिल्कुल दरमियान में बैठे हुए हैं। लॉयर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, हर तरह का बंदा आता है एंड दे रियली एंजॉय द एक्सपीरियंस। एक डेफिनेटली सेंस ऑफ पावर है जो हम टिपिकली एसोसिएट करते हैं कुर्सी के साथ, एक थ्रोन के साथ, तो वो चीज़ आपको एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसका मिलता है मोमेंटरली कि आपके पास वो अथॉरिटी है कि ये सारे फिगर्स जो हैं ये आपको देख के सल्यूट कर रहे हैं। 3 चेयर एग्जीबिशन अयाज जोकियों की, उनका काम आप बड़ा नादिर मौके होते हैं कि आप यहाँ पे देखें काम। लाहौर में स्पेशली, कराची में तो फिर भी इनकी एग्जीबिशंस हुई हैं अभी रिसेंटली, और इनका काम जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। इस इन अ वे की बड़ी आम सी चीज़ें होती हैं जिसको ये आर्ट में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करके नई स्टेटमेंट देते हैं, और ये शो भी उसी के बारे में है। अगर आप देखें तीनों काम इंटरेक्टिव हैं जिसमें ऑडियंस जो है वो खुद हिस्सा बन जाते हैं काम का या वो खुद परफॉर्मर बन जाते हैं। तो मुझे तो बड़ा ये थिएट्रिकल एक शो लग रहा है और जिसमें आप खुद एक परफॉर्मर हैं और आप जिस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो बज़ाहिर तो बड़े ही नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन वो जो स्टेटमेंट दे रही हैं हर चीज़ अपनी जगह पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर देखने वाले की अपनी परसेप्शन हो सकती है, रीडेबिलिटी हो सकती है उस काम को पढ़ने की। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट आर्ट गैलरीज एंड डिफरेंट एग्जीबिशंस इन लाहौर फॉर द पास्ट लाइक 6 months और सो, बट इस तरह इंटरेक्टिव बहुत रेयर होता है। इस तरह की कुछ लाइक इंटरेक्टिव आर्ट पीस हो जिसके अंदर ऑडियंस प्रॉपरली आर्ट पीस के साथ इंटरेक्ट भी कर सके और एक्सपीरियंस कर सके, तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। पहली बात तो ये है कि ये स्पेस जो सी है, जो बैरक्स आर्ट म्यूज़ियम है, ये पब्लिक इसमें बाग के अंदर है और ये ओपन है सारी पब्लिक के लिए। सो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई आ सकता है या नहीं आ सकता, ये सबके लिए ओपन है और ये विदाउट एनी चार्जेस यहाँ पे कोई भी पब्लिक आ सकती है। मेरा ख्याल है बहुत ही खूबसूरत एक शो है, बहुत अच्छा शो और बड़ा लोडेड है। जो स्टेटमेंट है बड़ी इंटेंस किस्म की है और अयाज की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो बहुत सादगी से बात करता है, लेकिन वो इतनी जामे और इतनी इम्प्रेसिव होती है कि आप उसको एंजॉय किए बगैर, उसको महसूस किए बगैर रह नहीं सकते। और इस तरह के काम के लिए ज़रूरी है कि आपके पास समाजी और सियासी आगाही हो, तभी इस तरह का काम लोग कर सकते हैं। इस सिलसिले का एक और काम इन्होंने KB 19 में आई थिंक कराची में किया था, और ये एक इस तरह का इशू है कि हम हर रोज़ हम किसी न किसी कुर्सी को सलाम करते हैं। होना उल्टा चाहिए, दरअसल वो उन्हें हमें सलाम करना चाहिए क्योंकि वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मौका है कि आम आवाम जो है जिनको उन्होंने चुना है वो उनको वैल्यू करें और समझें कि वो आम आवाम नहीं है। आप उनकी वजह से तो आप कभी ख़ास नहीं हो सकते, अगर उन्होंने चुना है आपको इसलिए आप ख़ास हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत अरसे से कुछ गैप्स ऐसे रहे कि लोग गैलरीज़ की तरफ या म्यूज़ियम्स की तरफ कम होते गए। दुनिया में जाते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं तो गैलरीज़ और म्यूज़ियम को एक स्पेशली टिकट लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ नॉट अ टिकटेड एरिया, यहाँ पे कोई भी जनरल पब्लिक कभी भी आ सकती है और वो लोग इस तरह के काम देखते हैं जो उनको भी अंदाज़ा नहीं होता। टच स्क्रीन्स पे रील्स में चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इट्स सेल्फ लाइव देखना समटाइम्स इट्स अमेजिंग। तो ये एक्सपीरियंस हम चाहते थे कि हम अपनी जनरल पब्लिक को दें और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम दे रहे हैं अब। यार एज सच तो कोई इस तरह की फिक्स मीनिंग नहीं होती आर्ट की। एक्चुअली आर्ट अक्सर जो है ना ओपन टू इंटरप्रिटेशन ही होता है, लेकिन 3 कुर्सियाँ जो मेरी स्टेटमेंट इज़ वेरी फिटिंग विद दिस होल बॉडी ऑफ वर्क, वो है कि जी एक काम जो है वो सॉलिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जो है फ्रेंडशिप को कर रहा है, एक सोसाइटी को कर रहा है उस तरह से। और ये काम जो है वो है इंटरेक्टिव काम है, और वैसे मेरी प्रैक्टिस नहीं है इतनी इंटरेक्टिव, में पेंटिंग करता हूँ, लेकिन इस स्पेस ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इस तरह का काम करूँ जिसमें लोग आके इंटरेक्ट करें। क्योंकि मैं देख रहा था इधर पहले भी मैंने एग्जीबिशंस देखी हैं, बैरक्स इज़ अ वेरी गुड स्पेस उस तरह से कि यहाँ पे आम लोग भी आते हैं, वो लोग जो आर्ट से रिलेटेड नहीं है उस तरह से। वैसे आप अक्सर मोस्टली जो पाकिस्तान में एग्जीबिशंस होती हैं
उस पर अगर आप जाएँ तो आपको सारे लोग वही मिलते हैं जो आर्ट स्टूडेंट्स होते हैं या किसी न किसी तरह से आर्ट से कनेक्टेड होते हैं। बट यहाँ पे जो आम लोग आते हैं तो वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर कर रहे थे कि इस तरह का काम करने के लिए जिसमें वो इंटरेक्ट कर सके। और फिर एक वो होती है आर्ट की सीक्रेटनेस कि जी आप म्यूज़ियम में जाएं, गैलरीज में जाएं तो आप आर्ट को टच नहीं कर सकते। तो एक वो भी एक टेबू जो मैं ख़त्म करना चाह रहा था कि जी आप जब आर्ट इस तरह इंटरेक्ट करते हैं तो आप एक्सपीरियंस करते हैं उसको। तो इस तरह की डिफरेंट और भी काफ़ी लेयर्स होती है मीनिंग की, जो कि आई थिंक लोग जब खुद देखेंगे तो उसको ज़्यादा बता सकेंगे कि उन्होंने क्या देखा है। मैं जो काम करता हूँ उस पर बात करना मुझे वैसे पसंद नहीं है, क्योंकि जो बात मेरे पास है वो मैं अपने काम के थ्रू करता हूँ। तो वो फिर मैं अगर लफ्ज़ों में भी करूँ तो वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। अजी, जैसा कि आपने एग्जीबिशन देखी, यहाँ पर 3 मुख्तलिफ हॉल में 3 मुख्तलिफ किस्म के थीम से लोगों की गुफ्तगू भी सुनी, उनके जो है इसके मुतालिक इज़हार ख्याल भी जो है वो आपने देखा। यहाँ पर मौजूद जो रियाया मौजूद है, इस पर मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट के अफराद हैं और कुर्सी पे बैठने वाले को बादशाह ज़ाहिर किया गया है। और यही कहा जा रहा है कि क्या फ़ील आती है आपको यहाँ पे कुर्सी पर बैठ कर, जब तमाम जो है वो डिपार्टमेंट्स के मुताल्लिक अफराद जो है वो आपको सलूट करते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत की जो नुमाइश है वो यहाँ पर रखी गई है, जो कि अक्टूबर तक जारी रहेगी। हर मंगल से लेकर इतवार तक जो है वो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यहाँ पर आप एग्जीबिशन को देख सकते हैं, ख़ुद भी आ सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं और अपने मुताबिक जो है वो इससे मैसेज भी जो है वो आप हासिल कर सकते हैं।